सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर विश्वास होना। सुप्रभात, मैं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का आज पहला दिन। लोकसभा में रेल और आपदा प्रबंधन विधेयकों पर चर्चा। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बैंकिंग संशोधन विधेयक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, देश विरोधी ताकतों का दमन हमारी संस्कृति का हिस्सा। गीता का संदेश प्रत्येक नागरिक के लिए मार्गदर्शक। संवाद, समर्पण, सहानुभूति, निष्ठा और सम्मान को बताया शासन के पंचामृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राजस्थान और हरियाणा का दौरा। बीमा सखी योजना समेत कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास एवं उद्घाटन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा संवाद में इजराइल ईरान संबंधों पर जताई चिंता। भारत के कूटनीतिक प्रयासों का किया उल्लेख। बहरीन के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं संग क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में किया सरदार वल्लभ भाई पटेल की 11 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। बोले, यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के लिए करेंगी प्रेरित। सीमा सुरक्षा के लिए भारत में एंटी ड्रोन यूनिट बनाने का किया ऐलान। और सबसे पहले बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की। आज संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे सप्ताह का पहला दिन है। आज संसद के दोनों सदनों की कार्यसूची में क्या कुछ विशेष है, आइए जानते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के विवरण हिंदी तथा अंग्रेजी में सभा पटल पर रखे जाएंगे। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 4 दिसंबर को पेश किए गए रेल संशोधन विधेयक 2024 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा की आज की कार्यसूची पर। राज्यसभा में आज की कार्यवाही की शुरुआत सदस्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ होगी। आज राज्यसभा सदस्य सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। आज जिन मंत्रालयों से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे, उनमें शामिल हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय। विभाग संबंधित ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी संसदीय स्थायी समिति के विवरण की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2024-25 के विवरणों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखी जाएगी। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के लिए पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत करेंगी।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और हरियाणा की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान वे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री राजस्थान ग्लोबल बिजनेस एक्सपो का भी उद्घाटन करेंगे। जयपुर प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने जा रहे इस निवेशक शिखर सम्मेलन का विषय परिपूर्ण जिम्मेदार तैयार है। शिखर सम्मेलन जल सुरक्षा, टिकाऊ खनन, टिकाऊ वित्त, समावेशी पर्यटन, कृषि व्यवसाय, नवाचारों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के विषय पर 12 क्षेत्रीय विषयगत सत्रों की मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन में 16 भागीदार देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 32 से अधिक देश भाग लेंगे। राजस्थान में निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा के पानीपत में जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे और फिर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास करेंगे। बीमा सखी योजना के जरिए सरकार की कोशिश महिलाओं को सशक्त बनाना और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है। यह भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की एक मुख्य पहल है। इस योजना को पानीपत में लॉन्च किया जाएगा। बीमा सखी योजना के जरिए 10वीं पास कर चुकी 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भगवद गीता समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उन्होंने सभी को भगवद गीता का सार, सकारात्मक सोच और समरसता का संदेश समझने के लिए प्रेरित किया है। उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर कुरुक्षेत्र के गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बात कही। भगवद गीता के 5 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था, शांति, विकास, भाईचारा, प्रगति और प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। कि मैं आज इस स्थान से गीता का कौन सा संदेश नागरिकों को दूं जो उनके वश में है, जो उनको करना चाहिए, जिसमें उनको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो जो 5 महत्वपूर्ण आदर्श दिखाए गए हैं उन्हें मैं अभिशासन पंचामृत के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये गीता से निकले हैं और ये हर नागरिक कर सकता है। उसको सिर्फ संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये सिद्धांत मैंने देखे सामाजिक व्यवस्था के लिए, शांति के लिए, विकास के लिए, भाईचारा के लिए, उन्नति के लिए, खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है। और पहला है सार्थक संवाद। और सार्थक संवाद की मिसाल क्या है? श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद हमें सिखाता है कि मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए। मतभेद होंगे, लोगों का दिमाग अलग अलग तरीके से चलेगा। इन्हीं मतभेदों को तो संविधान सभा ने देखा, हल निकाला। 3 साल से कुछ दिन कम 18 सत्रों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वाद विवाद किया, वाद विमर्श किया, पर इस सिद्धांत से नहीं डिगे और कि सार्थक संवाद हो। रास्ता निकाला, न कोई डिस्टर्बेंस, न कोई डिसरप्शन, न कोई नारेबाजी, न कोई प्ले कार्ड। तो यह संदेश बहुत बड़ा है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे संसद सदस्य, हमारे विधानसभा के सदस्य, पंचायत और नगर पालिका में हमारे जनप्रतिनिधि और आपस में हर व्यक्ति, हर संस्था में यह ध्यान रखेगा संवाद सार्थक हो। संवाद का नतीजा व्यक्तिगत हित में नहीं है, समाज हित में होना चाहिए, देश हित में होना चाहिए। कोई भी हित
समाज और राष्ट्र इससे बड़ा नहीं है, और राष्ट्र इससे सर्वप्रिय है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और संस्थागत विकास का साक्षी रहा है। अब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत अब कोई सपना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अर्जुन की तरह एकाग्रता और दृढ़ इच्छा शक्ति अपनानी होगी। विकसित भारत अब सपना नहीं है, विकसित भारत हमारे सामने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्ति में हमें गीता का वो ज्ञान ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एकाग्रता अर्जुन ने दिखाई थी, अर्जुन की नजर मछली पर नहीं थी, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर भी नहीं थी, अर्जुन की नजर अपने लक्ष्य पर थी, पुपिल पर थी। हमें वो ही नजर रखनी है, वो ही दृष्टि रखनी है, वो ही दृढ़ता रखनी है, वो ही एकाग्रता रखनी है, ताकि भारत निश्चित रूप से 2047 या इससे पूर्व विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करे। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, ये होकर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत जल्द सीमा की सुरक्षा के लिए समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत एंटी ड्रोन यूनिट का गठन करेगा। मानव रहित हवाई वाहनों यानी ड्रोन का खतरा गंभीर होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए लेजर से लैस एंटी ड्रोन गन माउंटेड तंत्र के शुरुआती परिणाम सकारात्मक रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जोधपुर में बीएसएफ के 60वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जब पूरा देश सो रहा होता है तब आप पहली रक्षा पंक्ति में ड्यूटी करते हैं। सीमा से जब भी किसी अप्रिय घटना की सूचना आती है तो गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती, क्योंकि भरोसा रहता है कि बीएसएफ के जवान निपट लेंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर 1965 से आज तक निरंतर देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को सुरक्षा देने का आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए अधिकारियों से लेकर जवानों तक सभी अभिनंदन के पात्र हैं। 2045 तक भारत हर क्षेत्र में श्रेष्ठ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कल्पना बीएसएफ के बिना अधूरी है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण है कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान हैं, उससे निपट लेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को एक साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उन्होंने कहा कि सरदार साहब की ये प्रतिमा देशवासियों को आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देगी। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया, न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। मित्रों, सरदार साहब ने चर्चिल के कथन को गलत साबित किया, ये आपस में लड़ेंगे और भारत खो जाएगा।
इन्होंने भारत को एक बनाया, मजबूत बनाया, अखंड बनाया। फिर भी काफी सारी चीजें सरदार साहब की आयु के कारण उनके जीवन काल में नहीं हो पाई। इसके पहले ही सरदार साहब चले गए। धारा 370, 35 से कॉमन सिविल कोड, सोमनाथ की तर्ज पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, एक मक्कम राष्ट्र के रूप में अपनी सेना और सीमा के अपमान को मजबूती के साथ जवाब देने की परंपरा खड़ी करना, ये सारे काम जो सरदार साहब के अल्प कालखंड में छूट गए, वो सारे काम अपने नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने 10 ही साल में समाप्त कर दिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मनामा संवाद में इजराइल ईरान संबंधों पर चिंता जताई और भारत के कूटनीतिक प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने लाल सागर में सुरक्षा स्थिति और व्यापार पर इसके प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। साथ ही भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और इस क्षेत्र में नौसैनिक उपस्थिति पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि इजराइल और ईरान के बीच संबंध या इसका अभाव चिंता का विषय है और भारत के कुछ कूटनीतिक प्रयास इस पहलू पर केंद्रित हैं। बहरीन में मनामा डायलॉग में अपने संबोधन में डॉक्टर एस जयशंकर ने लाल सागर में हूती चरमपंथियों द्वारा कमर्शियल जहाजों पर हमलों का सीधे तौर पर जिक्र किए बिना कहा कि भारत का हित सुरक्षा हालात ठीक होने में है। डॉक्टर एस जयशंकर ने लाल सागर में स्थिति का भी उल्लेख किया और कहा कि सुरक्षा रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक जरूरी क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हमारे सामने बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं, जिनका एशिया में व्यापार पर बहुत गहरा और नुकसानदेह प्रभाव पड़ा है। लाल सागर में अस्थिर स्थिति को देखते हुए माल की खेपों को अन्य मार्गों से भेजा गया, जिससे परिवहन की लागत काफी बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को देर रात वह रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। यहां भारतीय राजदूत वेंकटेश कुमार और रूसी उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने उनका भव्य स्वागत किया। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान रक्षा मंत्री सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सोवियत सैनिकों के सम्मान में रक्षा मंत्री सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। साथ ही वह मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने समकक्ष आंद्रे बेलोसोव के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यानी कि 9 दिसंबर को युद्धपोत INS तुशील की कमीशनिंग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। A new guardian rises, designed to inspire, built to defend, and ready to lead. Fearless, indomitable, and resolute. In the historic Yantar shipyard, the journey of this indomitable warship began. The launch of Tushil was a moment of pride, a graceful beginning to her naval journey. Crafted with precision, Tushil embodies the synergy of world-class engineering and India's vision. While constructed at the Yantar shipyard, Tushil carries the essence of India, equipped with indigenous systems that reflect nation's technological prowess. Crewed by skilled sailors and forged through global collaboration, Tushil symbolizes partnership and resilience. Sea trials turn vision into reality. Every system, every weapon is tested.
against the unforgiving seas. Tusheel is now ready to its rightful place as a sentinel of India's maritime security. It's just not a warship. It is a pledge to defend, to protect, and to lead with valor. में इस बार महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। महाकुंभ की शुरुआत में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में यहाँ जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में गंगा ब्रिज का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने स्टेशन पर जोरी डेवलपमेंट का काम हुआ है, उसका भी जायजा लिया है। महाकुंभ से पहले रेलवे स्टेशन पर 12 नए फुटओवर ब्रिज बनाए गए हैं। इसके अलावा टोटल 23 परमानेंट होल्डिंग एरिया बने हैं। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे 3000 विशेष और 10,000 नियमित ट्रेनों सहित करीब 13,000 ट्रेनें चलाएगा और करीब 150 से 200 यात्रियों को ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। माफ कीजिएगा, करीब 1.5 से 2 करोड़ यात्रियों को ट्रेन यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं महाकुंभ के दौरान मोबाइल टिकटिंग का भी उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे टिकट को डायरेक्ट ऐप से डाउनलोड किया जा सकेगा। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है। उस तैयारी का आज पूरा जायजा लेंगे। करीब पिछले 3 साल से तैयारी चल रही है और कई नए ब्रिज, कई नए वेटिंग एरिया, कई नए होल्डिंग एरिया, कई डबलिंग के काम, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम, यार्ड के काम, ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। और इस बार जो आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन हैं, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए जो व्यवस्था है पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। रिंग रेल की व्यवस्था की गई है, जिससे कि प्रयागराज से अयोध्या जी बहुत आराम से जा सकें और 4 रिंग रेल की व्यवस्था ओवरऑल की गई है और होल्डिंग एरिया बहुत बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर्स आराम से वहाँ पे रुक के उसके बाद में जब गाड़ी आए तब जा सके। करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। कुंभ के जो 45 दिन है उसमें करीब 13,000 सर्विसेज टोटल चलेंगी। कुंभ को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक मेले में से एक माना जाता है। 30 से 45 दिनों तक चलने वाला महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होता है और इनमें प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ सबसे भव्य होता है। पौष पूर्णिमा से शुरू होने वाले इस अद्भुत महाकुंभ मेले की तैयारी पर आधारित इस सुंदर वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। एक में अनेक हैं जी, एक में अनेक होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। त्रिवेणी संगम की शरण में आओ मिलके साथ जी, आत्मा की तृप्ति का है मौका आया हाथ जी। कुंभ आके देख, गलियों में है रंग बिखरे, चेहरों पे है नूर भी, है अनंत से भी ज्यादा कुंभ में कुछ और भी। एक में अनेक है जी, एक में अनेक होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। एक माने चेहरे एक माने ओ करिलोने ಎಂದರೋ ಮನಮಂತ करे ಒಪ್ಪನಲ್ಲನೆ ಕಮಂದಿ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಆರಿಯೇ ಪವಿನಿ ಜೇಕೆ ತುಂಬ ವೇಳದೆ एक मधे अनेक आहे एक मधे अनेक स्वतः हर गुंजा पड़ू या कुंभ यूं बधा। एक में अनेक है जी, एक में अनेक होके खुद को पाले आजा कुंभ आके देख। एक में अनेक है जी, एक में अनेक
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.